नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मरुद्रा जी के क्लासेज में। तो जैसा कि आप सबको पता है, पिछली क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को जो नेक्स्ट इकाई है, इकाई 2, उसके सिलेबस के बारे में बात की थी। उसके अंदर मैंने बताया था कि इकाई 2 में कौन कौन से चैप्टर आएंगे और कौन कौन से चैप्टर के अंदर है जो कितने नंबर के हैं क्वेश्चन आपसे परीक्षा के अंदर पूछे जाएंगे। इस संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की थी। तो इकाई 2 है, उस इकाई 2 के अंदर अध्याय 3, अध्याय 4 और अध्याय 5 को सम्मिलित किया गया है। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्याय 3 की बात करते हैं। आज अध्याय 3 स्टार्ट करते हैं बेटा, ठीक है। तो देखिए अध्याय 3, जनसंख्या वितरण, घनत्व और वृद्धि। इस अध्याय में हम जनसंख्या के वितरण की बात करेंगे, जनसंख्या के घनत्व की बात करेंगे और जनसंख्या की वृद्धि की बात करेंगे। बाकी मैंने आपकी बेसिक जानकारी है, मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर दे दी थी कि अध्याय 3 में हम किन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, अध्याय 4 में किन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे और अध्याय 5 में किन बिंदुओं के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज हम इस अध्याय में जनसंख्या के वितरण, घनत्व और वृद्धि की बात कर रहे हैं। तो जो सबसे फर्स्ट हमारा बिंदु है जनसंख्या का, वो है वितरण। क्या है बेटा? जनसंख्या का वितरण। इसके अंदर हम वितरण की बात करेंगे कि जनसंख्या का वितरण क्या होता है, वितरण किसे कहते हैं। आपसे अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाए कि जनसंख्या वितरण क्या है, तो आप इसकी परिभाषा को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे, परीक्षा के अंदर आप उसको किस प्रकार से लिख के आएंगे, ठीक है ना। तो उस संबंध में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए जनसंख्या वितरण, अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या वितरण से क्या अभिप्राय है, तो आंसर लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे जनसंख्या वितरण। और क्या है जनसंख्या वितरण? जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है धरातल पर मनुष्य का फैलाव। इस बात को आप ध्यान रखेंगे भाई कि धरातल पर मनुष्य का फैलाव कैसा है। यह हमें किससे प्राप्त होगी जानकारी? जनसंख्या वितरण से। हमारा जो धरातल है, हमारी जो पृथ्वी है, क्या उस पर सभी जगह पर समान रूप से जनसंख्या निवास करती है? नहीं करती है। किस प्रकार है? असमान रूप से निवास करती है। कहीं पर कम है, कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर नगण्य है, न के बराबर है, तो कहीं पर सघन है, बहुत ही ज्यादा है। तो ये हमें जानकारी किससे मिली है? ये जानकारी हमें जनसंख्या वितरण का अध्ययन करने से मिली है। समझ में आ रही है मेरी बात कि धरातल पर कुछ एक क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां पर बहुत ज्यादा जनसंख्या है, पैर रखने के लिए जगह नहीं है, और कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर जनसंख्या नहीं है और क्षेत्र बहुत बड़ा है, ठीक है। तो ये हमें जानकारी किससे मिली? जनसंख्या वितरण से। तो इस जनसंख्या वितरण में हम क्या से लगाते हैं कि जनसंख्या वितरण का तात्पर्य है धरातल पर मनुष्य का फैलाव कैसा है। यह परिभाषा लिखेंगे आप कि धरातल पर मनुष्य का फैलाव कैसा है। मनुष्य के फैलाव की जानकारी हम जनसंख्या वितरण से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अब आगे जो बिंदु है वो ये कह रहा है कि जनसंख्या वितरण जनसंख्या वितरण का अध्ययन क्यों करेंगे। अभी तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या वितरण क्या होता है, क्या अभिप्राय है, लेकिन क्यों करते हैं जनसंख्या वितरण का अध्ययन? क्या आवश्यकता है हमें जनसंख्या वितरण को इस चैप्टर में, अध्याय 3 में पढ़ने की? नहीं पढ़े है तो देखिए इस क्यों का जवाब यह है कि जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए, जनसंख्या के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए जनसंख्या वितरण का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या वितरण के बारे में जाना जाता है। विश्लेषणात्मक अध्ययन का मतलब होता है जनसंख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन, डिटेल से उसके बारे में अध्ययन करने के लिए उसके वितरण को जानना जरूरी है। जब आप उसके वितरण को जानेंगे तो उसके प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे कि क्यों ऐसी जगह है जहां पर इतने लोग रह रहे हैं और एक जगह है जहां बहुत कम रह रहे हैं, तो क्या इसके पीछे कारण है, तो उन कारणों का अध्ययन करेंगे। समझ में आया ना? तो उनको समझने का प्रयास करेंगे और वितरण के साथ फिर उसके घनत्व की, कहां घनत्व ज्यादा है, कहां घनत्व कम है, उसको जानेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, कड़ी से एक कड़ी से दूसरी कड़ी की ओर आगे बढ़कर हमें जनसंख्या के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो जाएगी। इसलिए हमें जनसंख्या वितरण के बारे में जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। समझ में आया? क्यों विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेटा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हमारा बिंदु है मानव एक संसाधन के रूप में। संसाधन वह वस्तु, सबसे पहले आप संसाधन से आप क्या से लगाते हैं? वह वस्तु, पदार्थ, तत्व,
जो कि मानव के लिए क्या है, उपयोगी है, वो संसाधन होगा। जो अनुपयोगी है, मानव के किसी भी काम का नहीं है, उसको हम संसाधन नहीं कहते हैं बेटा, वो संसाधन नहीं होता है। ठीक है, तो अब मानव के लिए उपयोगी है, मानव के लिए बहुत सारी, अपने घर के अंदर आप देखिए बहुत सारे ऐसे सामग्रियां हैं जो हमारे काम में आती है, वो सब क्या है, संसाधन है। अरे बहुत लंबे समय से संगमरमर धरातल के अंदर था और मानव को पता नहीं था, मानव ने उसका दोहन करके किस प्रकार से काम में लेना लेना है उसको पता नहीं था, तो वो कोई संसाधन नहीं था। लेकिन जो ही मानव ने उसको निकाल कर फर्श में या अन्य अन्य प्रकार से काम में लेना शुरू किया, तो वो क्या बन गया, संसाधन। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं केवल मानव के बारे में कि क्या मानव संसाधन है, तो इसका जवाब होगा यस, मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है। क्यों है, क्योंकि संसाधन बनाने वाला कौन, मानव, उसको उपयोग में लेने वाला कौन, मानव। ठीक है ना, इसलिए मानव खुद ही क्या है, संसाधन है। वो उस संसाधन को, उस तत्व को प्रभावित भी करता है और उस तत्व से खुद भी प्रभावित होता है। देखिए कि मानव एक संसाधन के रूप में, मानव ही अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरणों का उपयोग करता है और उससे प्रभावित होता है, खुद भी प्रभावित होता है और उनमें परिवर्तन करता है, अपनी आवश्यकता के अनुसार उनमें भी परिवर्तन करता है। एग्जाम्पल के लिए भूमि, जल, मिट्टी, खनिज इत्यादि जो भी है। देखिए समझिए क्या कह रहा है कि मानव अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण, प्राकृतिक वातावरण तो जो हमें नेचर ने हमें गिफ्ट में दिया है, उपहार में दिया है, प्रकृति से हमें मिला है, जिसमें क्या आ गया, नदियाँ, झीलें, झरने, तालाब हैं, जंगल, मिट्टी, ये सब क्या है, ये प्राकृतिक हमारा वातावरण है। सांस्कृतिक वातावरण हमने अपने सुविधा अनुसार आगे बढ़ने के लिए उसका निर्माण किया है, जैसे सड़कें हैं, रेल मार्ग हैं, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, गिरजाघर है, ये सब क्या है, ये हमने अपनी सुविधा अनुसार इनको डेवलप किया है। तो मानव क्या करता है, अपने प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण का उपयोग करता है। उपयोग करने के लिए तो बनाया ना, तो उपयोग करता है तो वो खुद उससे खुद भी प्रभावित होता है और आवश्यकता पड़ने पर उसमें भी क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है। समझ में आ गया। एक मिट्टी है, मिट्टी क्या है, संसाधन है। अब उस मिट्टी को आवश्यकता पड़ने पर वो उससे मटका भी बना लेता है, आवश्यकता पड़ने से मिट्टी की और भी अन्य वस्तुएं बना लेता है, मतलब अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है और खुद उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। तो मानव क्या है, स्वयं संसाधन है। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसको बनाने वाला संसाधन कौन है, मानव है, और उपयोग में लेने वाला कौन है, मानव है बेटा। क्लियर। चलिए आगे हम बात कर रहे हैं, एक छोटा सा बिंदु है लेकिन ये बहुत ही काम का है, क्योंकि एक बार परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि जनसंख्या वितरण और घनत्व में अंतर स्पष्ट कीजिए। अभी हम घनत्व पढ़ेंगे नहीं, आगे पढ़ेंगे घनत्व के बारे में, लेकिन एक बिंदु के रूप में एक छोटा सा तथ्य आपके सामने आया है, तो इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जनसंख्या वितरण और घनत्व में क्या अंतर होता है। ठीक है, सीधे सीधे अगर हम बात करें, इसके पोर्शन की बाद में बात करते हैं, जो यह लिखा हुआ है, सीधे सीधे हम बात करें कि वितरण, अभी मैंने बताया कि धरातल पर मानव का फैलाव कैसा है, ये तो हो गया क्या, वितरण। घनत्व की बात करें, जो छठी क्लास से लेके और आज तक आप उसको रट्टा मारते आ रहे हैं क्या, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले या निवास करने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आप चाहे अंतर पूछे तो ये लिख सकते हैं वितरण में कि धरातल का फैलाव कैसा है, धरातल का फैलाव कैसा है। ये देखिए यहाँ पर मनुष्य का फैलाव, सॉरी धरातल का फैलाव नहीं, मनुष्य का फैलाव कैसा है, धरातल पर मनुष्य का फैलाव कैसा है, ये वितरण के बारे में। और घनत्व के बारे में कि प्रति वर्ग, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं, घनत्व। लेकिन अब थोड़ा सा इसको हम स्टैंडर्ड, आप सीनियर क्लास के विद्यार्थी हैं तो उसके अनुसार इसको थोड़ा सा और आगे जाके पढ़ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वितरण और घनत्व की बात कर रहे हैं, तो जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है, स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। और अगला देखिए घनत्व में जनसंख्या के आकार और क्षेत्र के संबंधों पर बल दिया जाता है, जिसे प्रति इकाई व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये ठीक समझने का प्रयास कीजिए कि जनसंख्या, अभी हम बात कर रहे हैं वितरण की, तो जनसंख्या के वितरण में स्थानिक वितरण पर अधिक बल दिया जाता है। किस पर, स्थानिक वितरण पर, कि कौन सा स्थान कहाँ है,
ठीक है, कौन सा स्थान कहां है और स्थान में जनसंख्या का बसाव कैसा है, बस। ठीक है, और उन दोनों के बीच क्या संबंध है इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। स्थानिक वितरण पर बल दिया है, स्थानिक वितरण पर, कि कौन सा स्थान कहां है और उसके अंदर मनुष्य का फैलाव कैसा है, कि वहां ज्यादा है या कम है। पहली बात, उस स्थान की स्थिति कहां है, ये देखिए यहां मैंने लिखा है स्थितिगम पक्ष पर। स्थितिगम पक्ष पर अधिक बल देते हैं कि उस स्थान की स्थिति कहां है और उस पर जनसंख्या का फैलाव कैसा है, सघन है, विरल है, बस। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया जनसंख्या का वितरण। घनत्व अगर हम लेते हैं यहां, तो घनत्व में जनसंख्या का आकार और क्षेत्र के संबंधों पर बल दिया है। क्षेत्र के संबंधों, इसमें क्या बल दिया है कि कितनी जगह पर, कितने क्षेत्र विशेष पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है। ठीक है, क्षेत्र विशेष पर, कितने क्षेत्र विशेष पर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है, उनके संबंधों पर बल दिया है। अच्छा आगे देखिए, प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है, और इसे व्यक्त कैसे करते हैं, प्रति इकाई क्षेत्र, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर। बात वही आएगी जो परिभाषा हम शुरू से पढ़ते आ रहे, केवल शब्दावली का, शब्दों का अंतर है। देखिए एक बार फिर से समझिए, हम शुरू से क्या पढ़ते आ रहे हैं कि प्रति वर्ग किलोमीटर, मान लीजिए ये 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, 1 किलोमीटर इधर और 1 किलोमीटर इधर। ठीक है, अब इस पर जितने लोग निवास कर रहे हैं, प्रति वर्ग किलोमीटर पर जितने लोग या जितनी जनसंख्या निवास कर रही है, वो क्या है, जनसंख्या घनत्व है। क्लियर। दोनों के बीच क्या स्थापित किया हमने, यहां संबंध स्थापित किया कि जगह कितनी है, 1 वर्ग किलोमीटर, लोग कितने हैं, 100, 10, 20, 50 जो भी है, वो दोनों के बीच संबंध क्या हुआ, जनसंख्या घनत्व हुआ। ठीक है, तो देखिए, तो जनसंख्या आकार और क्षेत्र के संबंधों पर बल दिया है। दोनों बात यहां क्लियर हो गई, जनसंख्या का आकार और क्षेत्र पर, संबंधों पर बल दिया है। अब प्रति इकाई व्यक्तियों के रूप में इसे व्यक्त करते हैं, किस रूप में, प्रति इकाई, एक इकाई में कितने लोग निवास कर रहे हैं, तो प्रति इकाई 1 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो अब इसके अंदर आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो वो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जनसंख्या घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है तथा इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। मोस्ट क्वेश्चन है, राइट कर लीजिए, लिख लीजिए कि जनसंख्या घनत्व से आपका क्या अभिप्राय है तथा इसे कैसे व्यक्त किया जाता है। तो आप क्या बताएंगे जनसंख्या घनत्व के बारे में, अगर आपको ये याद रहता है कि जनसंख्या आकार और क्षेत्र के संबंधों पर बल दिया जाता है, अगर ये रहता है तो ठीक है, नहीं वो जो परिभाषा आपको याद है क्या, कि प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाली या निवास करने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और कैसे व्यक्त किया जाता है, तो प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। कैसे, संख्या के, प्रति इकाई क्षेत्र व्यक्तियों की संख्या के रूप में, कि एक इकाई पर कितने लोग निवास कर रहे हैं। चलिए भाई, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आप लोगों के। और फिर भी अगर किसी प्रकार की परेशानी रहे तो एक बार वीडियो को वापस से आप चालू करके दोबारा से समझ सकते हैं। और फिर भी मेरे को उम्मीद नहीं है कि इसके बाद भी अगर किसी विद्यार्थी के समझ में नहीं आता है, कोई नहीं, आप मुझे आराम से कमेंट कर सकते हैं और मैं बड़े तरीके से उसको जवाब दूंगा। चलिए, तो ये थोड़ा सा सामान्य सी बात थी वितरण और घनत्व के बारे में। अभी हम बहुत डिटेल से आगे पढ़ेंगे, फिलहाल ये थोड़ा सा वितरण और घनत्व के अंतर की बात कर रहे थे हम यहाँ। अब देखिए, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण कैसा है, अभी मैंने आपको बताया जनसंख्या का वितरण कैसा है, असमान। क्या सभी जगह समान रूप से लोग रह रहे हैं, नहीं रह रहे, कहीं पर बहुत ज्यादा है और कहीं पर कम है। ठीक है, तो असमान है। और असमान देखो कितना असमान है कि पृथ्वी, विश्व की 80% जनसंख्या 20% भूभाग पर निवास करती है और विश्व की 20% जनसंख्या 80% भूभाग पर निवास करती है, विषम परिस्थितियों के कारण। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, दिख रहा है क्या, ये हमारी पृथ्वी है। तो ये क्या कह रहा है कि इस पृथ्वी पर जो भी 80% जनसंख्या है और 20% जनसंख्या है। देखिए हमने इसको दो भाग में, एक 80% जनसंख्या और 20%, दोनों 100% जनसंख्या है। ठीक है, तो 80% जनसंख्या तो धरातल के 20% भाग पे निवास करती है। विश्व के 80% लोग, तो आप साधारण सी भाषा में समझिए, 80% लोग तो 20% इतने से भाग पे रह रहे हैं। 80
प्रतिशत लोग। तो अब बच गए कितने? 20%। तो वो पूरी दुनिया के 80% भाग पे निवास कर रहे हैं। इतनी असमानता है। मतलब एक छोटा सा क्षेत्र है तो उस पर तो खूब सारे लोग निवास कर रहे हैं सघन रूप से, है। और एक बहुत विस्तृत क्षेत्र है लेकिन उसमें विरल रूप से जनसंख्या निवास कर रही है। अब आप पूछेंगे सर क्यों? कारण, रीजन मैंने यहां कोष्टक के अंदर लिख दिया है, विषम परिस्थिति के कारण। ये जो 80% वाला भाग है जहां पर कितनी परसेंट जनसंख्या रहती है? पूरी दुनिया की मात्र 20%। ये विषम परिस्थितियों वाला है बेटा। विषम परिस्थितियां ऐसी परिस्थितियां जहां पर सामान्यतः अपने जैसा, या आप ये समझ लीजिए अपने जैसे एक आम आदमी आसानी से जीवन यापन नहीं कर सकता है। वहां पर क्या है? जैसे जनजातियां हैं निवास कर रही है ना, अति शीत बहुत ठंडे प्रदेश है, अति उष्ण बहुत गर्म, पर अति आर्द्र बहुत वर्षा होती है, अति शुष्क जल है ही नहीं, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र है, जंगली क्षेत्र, वन है। तो इस प्रकार के क्षेत्रों में ये 80% में जो केवल मात्र 20% जनसंख्या रहती है, वो उसके अनुसार वातावरण के अनुसार उन्हें समायोजन कर रखा है। और कैसे जनजातियां समायोजन करती है ये हमने पिछले अध्याय के अंदर जान लिया था। अब बच गई बात 80% जनसंख्या 20% पे रहती है। तो 20% के अंदर समतल धरातल है, स्वच्छ पीने के लिए जल है, नदियां है, खेती करने के लिए उपजाऊ मिट्टी है, बहुत सी ऐसे अनुकूल दशाएं। इस कारण एक जो अधिक जो जनसंख्या है वो कम क्षेत्र पर निवास करती है। तो देख लीजिए इतनी विषमता है, इतना असमान है। क्लियर? तो देखिए अब थोड़ा सा एक और जानने का प्रयास करते हैं। हम जनसंख्या की बात कर रहे हैं, जब विश्व की जनसंख्या की बात कर रहे हैं तो हमें विश्व की जनसंख्या भी जान लेना चाहिए यही, ठीक है। जब विश्व की जनसंख्या की अगर हम बात कर ही रहे हैं तो विश्व की जनसंख्या का बारे में हम थोड़ा सा यहां देख लेते हैं कि 2001 और 2013 दो आंकड़ों के संबंध में हम इसमें बात करेंगे। तो 2001 के अंदर विश्व की जनसंख्या, पूरे विश्व की, भारत की नहीं, 2001 के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 6137 मिलियन। देखिए भाई थोड़ा सा यहां आपको समझने की आवश्यकता है। जो भारत में है, जो हमारी जो प्रणाली है, हम जिसको संख्याओं को देखते हैं तो उसको किस प्रकार पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कैसे? इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, महापदम, संघ, 10 संघ, महासंघ। इस प्रकार से ये हमारी। और जब फॉरेन कंट्रियों के अंदर किस प्रकार से? 1, 10, 100, 1000, 10,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ये वहां की पद्धति है। समझ आ रही मेरी बात? तो यहां जो भी बात करें ये किस में आ रहा है? मिलियन में। और अपने भाषा में अगर उसको बात करें भारतीय पद्धति के अनुसार लेके चले तो देखो बेटा 1 मिलियन में, वो अंग्रेजी प्रणाली है तो उसके अंदर 1 मिलियन के अंदर भारत के 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। कितने होते हैं? 10 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख। तो देखिए ये क्या कह रहा है? 6137 मिलियन। अगर आप इसको 6137 मिलियन याद रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं इसको क्या कर लो? कन्वर्ट कर लो। किस में? करोड़ में। तो क्या करेंगे? मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं तो एक संख्या छोड़ के आप क्या करेंगे? यहां बिंदु लगा देंगे। एक संख्या छोड़ के 6137 के आपने क्या किया? एक संख्या छोड़ के बिंदु लगा दिया तो 613.7 करोड़ हो गया भाई, ठीक है। मान लीजिए अगर वापस से आप इसको करोड़ में बदलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 620.1 है, अगर आपको इसको मिलियन में बदलना है तो ये बिंदु को हटा देंगे, 6201, ये क्या हो गया? मिलियन हो गया। अगर इसको करोड़ में बदलना है तो एक संख्या छोड़ के क्या करेंगे? वापस से बिंदु लगा देंगे, करोड़ में हो जाएगा। तो आपको बार बार हर आंकड़ों के लिए दो दो संख्याएं याद रखने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मिलियन से करोड़ और करोड़ से मिलियन में बदलना आपको आना चाहिए, आप आसानी से उसको याद कर लेंगे। तो इनमें जो भी इजीली आपको याद रहे, करोड़ में संख्या याद रहे तो करोड़ में, मिलियन में रहे तो मिलियन में याद कर लीजिए। परीक्षा में पूछे तो करोड़ को मिलियन में, मिलियन को करोड़ में आप कन्वर्ट कर दीजिए, बदल दीजिए। तो देखिए 2001 के अंदर विश्व की जनसंख्या कितनी थी? तो अब सीधे सीधे 613.7 करोड़। कितनी थी? 613.7 करोड़। मिलियन में बदलना है, बिंदु हटा दो, 6137 मिलियन। 2013 की अगर हम बात करें, 2001 की थी, 2013 के अंदर 7140 मिलियन। कितनी? 7140 मिलियन। तो बिंदु लगा दो तो 714 करोड़। यानी वर्तमान में अभी अपने पास जो नवीन आंकड़े 2021 के वो
जनगणना होने के बाद उपलब्ध हो पाएंगे। तो अगर हम वर्तमान में बात करें तो लगभग वर्तमान में पूरे विश्व की जनसंख्या कितनी है? 714 करोड़। कितनी है बेटा? 714 करोड़ जनसंख्या है। और ये 714 करोड़ का देख लीजिए आप, 80% भाग 20% पे निवास कर रहा है और 20% पे 80% निवास कर रही है। आप 714 करोड़ का ये जो प्रतिशत वाला हिस्सा निकाल के भी देख सकते हैं कि कितनी परसेंट है जो 80% पे रह रही है और कितनी परसेंट है जो 20% पर निवास कर रही है। ठीक है, अब जो अगला बिंदु हमारा चलेगा वो चलेगा जनसंख्या का। आपने अब बात कर ली कि जनसंख्या वितरण कैसा है? असमान वितरण है। तो उस असमान वितरण के प्रतिरूप की बात करेंगे जो कि हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इसको पढ़ते रहिए। आशा करता हूं आपको आनंद आया होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए। बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।